Guys, in this video we will solve a numerical of HWOT exchange box। तो यहाँ पर एक हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज देयर आर टू इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल है? टू इंडिविजुअल ए एंड बी विद प्रेफरेंसेस फॉर टू गुड्स। और यहाँ पर गुड्स क्या है? टू। मीन्स एक इकोनॉमिक में टू इंडिविजुअल है, ए एंड बी, एंड हाउ मैनी गुड्स? टू गुड्स, X1 एंड X2। और देखो कंज्यूमर ए की जो यूटिलिटी है वो ये है यूटिलिटी, एंड उसका इंडोमेंट फॉर गुड 1 इज़ 5 फॉर कंज्यूमर ए, एंड इंडोमेंट ऑफ टू गुड इज़ 10 ऑफ कंज्यूमर ए। एंड कंज्यूमर बी की यूटिलिटी ये दे रखी है, और कंज्यूमर बी की फर्स्ट गुड की इंडोमेंट ये है एंड सेकंड गुड की इंडोमेंट ये है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशो, यानी हमें P1 P2 निकालना है, ठीक है। एंड द ऑप्टिमल क्वांटिटीज इन जर्नल इक्विलिब्रियम। ऑप्टिमल क्वांटिटीज मीन्स मैंने बताया था दिस इज़ द एक्सचेंज बॉक्स। तो यहाँ पर जो ए की इंडोमेंट है वो कुछ इंडोमेंट में से कुछ चीज़ इसको देगा और उसके एक्सचेंज में कुछ क्वांटिटी लेगा। तो वो क्या ऑप्टिमल क्वांटिटीज़ है इन जर्नल इक्विलिब्रियम। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इन जनरल इक्विलिब्रियम में मैंने तुम्हें एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बताया था, मैक्सिमाइजेशन सिचुएशंस बताई थी। तो यहाँ पर पहले हम कंज्यूमर ए के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिविजुअल, सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया है। इंडिविजुअल इज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो देखो मैक्सिमाइजेशंस मैंने क्या बताया था। तो इंडिविजुअल अभी ए के कंटेस्ट में सॉल्व करते हैं। तो इंडिविजुअल ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जहाँ पर हमें मैक्सिमम करना है क्या? यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर ए। कंज्यूमर ए की यूटिलिटी मैक्सिमम करनी है विद और सब्जेक्ट टू बजट। तो बजट ये है हमारा, ये ए, और यहाँ पर हमारा क्या आता है? इंडोमेंट। तो देखो P1 X1 यानी इंडोमेंट कितना है? 5 ए का, एंड P2 और इंडोमेंट फॉर गुड 2 कितना है? 10। तो यहाँ तक बातें समझ में आती है। तो इसको हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। एक बार देख लो दोबारा। इंडिविजुअल ए मैक्सिमाइजेशंस प्रॉब्लम क्या होगा हमारा? मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटी फंक्शन सब्जेक्ट टू बजट कंसंट्रेंट, ठीक है। तो ये हमारा बजट कंसंट्रेट है इक्वल्स टू ये हमारी इंडोमेंट ही तो हमारी इनकम हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। तो देखो मैक्सिमाइजिंग ऑफ यूटिलिटी का क्या था? तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी कंडीशन कहाँ होती है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट 2, और ये किसके लिए है? ए के लिए है। वो क्या होना चाहिए? हमारे P1 P2 के इक्वल होना चाहिए। तो इतनी बात समझ में आती है। ये हमारा मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है जो मैं जब से मैंने कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया है तब से बताती हुई आ रही हूँ। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो देखो अब हम ये सॉल्व करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 ऑफ कंज्यूमर ए। तो देखो अगर मैं MU1 निकालती हूँ इसमें गुड ए का, तो ये जो गुड एक्स ये है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? ये तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचा? ये 1, और X2 तो एज इट इज़ रहेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है? मार्जिनल यूटिलिटी यानी डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी यानी हमें डेरिवेटिव करना है इस यूटिलिटी का विद रिस्पेक्ट टू टू गुड, ठीक है। अब देखो तो ये तो एज इट इज़ रहा हमारा, क्योंकि जब हम सेकंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो इसका डेरिवेटिव पावर 2 है, तो पावर पहले नीचे आती है और फिर उसकी पावर 1 कम हो जाती है।
तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। तो ये मैंने निकाल दिया दिस, और इक्वल्स टू क्या डालना है हमें, प्राइस P1 P2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। इस कंटेस्ट में, इस इक्वेशंस में हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे। तो मान लो हम वैल्यू निकाल रहे हैं x2 की। यहाँ पर देखो, पहले हमारा जो ये x2 है, ये एक पावर से एक पावर कट गया, तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा, x2, और नीचे क्या आया हमारा, ये 2 और x1। क्या इतनी बात समझ में आती है? ये 2 था तो एक से मैंने काट दिया। तो यहाँ से हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो सपोज़ मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रही हूँ x2 की, तो मेरा x2a इक्वल्स टू क्या होगा, ये चीज़ इधर चली जाएगी, तो इसको भी मैं इधर लिखती हूँ। तो मेरा x2 क्या आएगा, ये डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में, तो 2x1 P1 एंड P2। क्या इतनी बात समझ में आती है ये वाली इक्वेशन? एक बार दोबारा देख लो। इंडिविजुअल ए मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है, जब रेशो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू रेशो प्रोडक्ट प्राइस। तो ये मैंने सॉल्व करा, और यहाँ से सॉल्व करके क्या आ गया, x2 इक्वल्स टू 2xa दिस, यानी ये। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। अब हमें करना है, देखो, अप्लाइंग इंडिविजुअल एज optimal condition to the budget constraint aid। मीन्स जो हमारी वैल्यू आई है ना x2, तो पहले तो हम बजट लिखते हैं। तो हमारा बजट क्या है, P1 x1 ए के लिए, एंड प्राइस ऑफ 2 गुड, क्वांटिटी ऑफ 2 गुड, ए कंज्यूमर, इक्वल्स टू P1 इंडोमेंट क्या है हमारा 5, क्योंकि इनकम लिखते हैं ना, बजट इक्वल्स टू इनकम, ये P2 और ये 10। तो यहाँ पर लिखा है अप्लाइंग इंडिविजुअल्स ए ऑप्टिमल कंडीशंस टू द बजट कंस्ट्रेंट। ये यहाँ पर हमारी क्या निकली है, x2 की वैल्यू निकली है ना, तो इस x2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, बजट कंसंट्रेंट में डाल देंगे। तो देखो, P1 एज इट इज़, x1 एज इट इज़, प्लस P2, x2 की वैल्यू क्या निकली है, तो देखो x2 की वैल्यू निकली है 2x1 P1 एंड P2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इक्वल्स टू P1 5 प्लस का P2 10। तो देखो P2 से P2 कट गया, तो यहाँ पर क्या आया, ये इक्वल्स टू लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आया P1 x1, ये कट गया, तो प्लस का 2x1 P1 इक्वल्स टू P1 5 प्लस का P2 10। अब देखो ये सेम है, तो ये 2 और ये 1 कितना आ गया, ये आया 3P1 x1, और दिस इज 5P1 प्लस का P2 10। अब यहाँ से हमें निकालनी है x1 की वैल्यू। तो अगर मैं x1 की वैल्यू निकालूंगी, तो यहाँ पर P1 5 डिवाइड बाय 3, ये 3P1 प्लस का, क्योंकि ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, P2 10 डिवाइड बाय 3P1। इतनी बात समझ में आती है। अब देखो और सॉल्व करो इसे, तो मेरा x1 क्या आया, ये P से P काट दूँ, तो ये मेरा आया 5/3 प्लस का 10/3 P2 P1। तो ये समझ में आ गई। यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, x1 की वैल्यू निकल गई, और इससे हमारी क्या वैल्यू निकली थी, x2 की वैल्यू निकली। तो हमने क्या करा, x1 की ऑप्टिमल वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ प्राइस, और हमने x2 की भी वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशियो। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है। ये हमने लगाया मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, यानी ऑप्टिमल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर लगाया कंडीशन। तो ये कंडीशन समझ में आ गई।
ये चीज़ समझ में आ गई। सेम दिस हम इंडिविजुअल बी के लिए भी अप्लाई करते हैं। तो बच्चे देखो, हमने बोला इंडिविजुअल बीज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अब इस केस में देखो, इंडिविजुअल बीज मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, बी के लिए भी मैक्सिमम करेंगे हम यूटिलिटी, और बी की यूटिलिटी देखो क्या है। बी की यूटिलिटी ये है, यानी x1 होल स्क्वायर एंड x2, ये तो बी का है। और हमें सब्जेक्ट टू बजट कंसेंट्रेट, बजट कंसेंट्रेट क्या है, P1 x1 बी का, P2 x2 बी का इक्वल्स टू इंडोमेंट। देखो तो P1 इसकी इंडोमेंट क्या थी हमारी, 10 and 15, तो P1 10 प्लस का P2 15। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब बच्चे देखो, जो इसकी मैक्सिमम यूटिलिटी है, तो यहाँ ये मैक्सिमम यूटिलिटी कहाँ होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 1 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड 2 फॉर बी इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे प्राइस रेशो के इक्वल होगा। तो यानी जैसे हमने ए के लिए अप्लाई करा, वैसे ही हमें बी के लिए अप्लाई करना है। तो अब हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल लें। तो देखो हम मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं गुड ए के रिस्पेक्ट में। तो देखो अगर मैं इसका कर रही हूँ इसमें, तो पहले पावर नीचे, यानी 2x1 बी, और पावर 1 हो जाएगी, तो वो लिखते नहीं। और ये तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि जब हम एक के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दूसरा कांस्टेंट रहता है। अब डिवाइड बाय x2, तो ये एज इट इज़ रहेगा, और इसका करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 तो लिखने की नीड नहीं है। ये इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा प्राइस रेशो। देखो ये सेम है, पावर 2 यहाँ 1, एक से एक काट दूँ, तो यहाँ पर क्या बचा मेरा, 2x2 b एंड x एक कट गया, तो x1 b इक्वल्स टू P1 P2। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लो x2 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिख रही हूँ मैं, x2 की वैल्यू निकालूँ। तो बच्चे देखो हमें यहाँ निकालना है x2 की वैल्यू। तो ये तो P1 P2 एज इट इज़ लिखो। बच्चे देखो ये डिनोमिनेटर है, तो इधर जाके क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। मतलब ये पूरा ये है, यानी x1 b P1 2 P2। तो ये चीज़ें समझ में आती है, ये चीज़ें देख लो एक बारी। तो x2 डिवाइड बाई 2 और P1 P2, तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गुड 2 को किस में डाल देंगे, बजट कंसंट्रेट में डाल देंगे, कंज्यूमर बी का। तो देखो हमें यहाँ लिखना है, अप्लाइंग इंडिविजुअल बीज ऑप्टिमैलिटी कंडीशन to the budget constraint yield। तो देखो P1 x1 b का प्लस P2 x2 b, इसका बजट कंस्टेंट क्या था, ये इंडोमेंट वाला P2 15। यहाँ पर मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली है, x2 की निकाली है ना, तो यहाँ पर x2 की वैल्यू पुट करती हूँ। x2 की वैल्यू क्या थी हमारी, तो x2 की वैल्यू थी x1 b डिवाइड बाई 2 P1 P2, ऐसा कुछ था, इक्वल्स टू P1 10 प्लस का P2 15। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब देखो सॉल्व करो, तो ये P2 टू P2 कट गया, तो P1 x1 b प्लस का, अब यहाँ पर देखो ये आ गया 1/2 x1 b P1,
इक्वल्स टू P1 10 प्लस का P2 10। बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा 3/2 P1 x1b इक्वल्स टू P1 10 प्लस का P2 15। यहाँ पर 15 है। अब देखो हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। तो ये मेरा x1b इक्वल्स टू, बच्चे देखो ये P1 10 है, तो ये चीज़ डिनोमिनेटर वाली कहाँ चली जाएगी? न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में। और ये P क्या है? न्यूमरेटर है, तो ये क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर में, यानी इसके डिनोमिनेटर में। प्लस P2 15, सेम कंडीशन। तो 2 5 3 ये ऊपर, ये नीचे, और P नीचे, यानी P1 आ गया। तो P1 से P1 कट गया, तो x1b कितना आ गया? 20/3 प्लस, बच्चे देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये 3 5 जा, तो ये 5 2 जा 10 P2 P1। तो ये वैल्यू ऑफ ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गुड 1 फॉर कंज्यूमर बी ये आया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो। यहाँ तक बात समझ में आती है? एक बार दोबारा देख लो। ये इंडिविजुअल बीज मैक्सिमाइजेशन करवा दिया मैंने। अब देखो मैंने क्या करा, इंडिविजुअल ए का ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड 1 एंड क्वांटिटी ऑफ गुड 2 मैंने इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो निकाला। सेम मैंने कंज्यूमर बी का ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड ए एंड ऑप्टिमल क्वांटिटी गुड 2 का क्या निकाला है? वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस रेशो। लेकिन अब ये प्राइस रेशो तो हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। प्राइस रेशो का वैल्यू चाहिए, तो हम इसके लिए अप्लाइंग द रिसोर्स कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे फॉर गुड 1। अप्लाइंग द रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट फॉर गुड 1 मीन्स गुड 1 की रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं। मैंने कराया था ना कि टोटल जो डिमांड है, यानी जो x1 की डिमांड, x2 की डिमांड, x1 की डिमांड बाय ए कंज्यूमर एंड बाय बी कंज्यूमर इक्वल्स टू उनके इंडोमेंट के इक्वल होगा। ऐसा कुछ कराया था मैंने। मीन्स जो हमारा ये गुड 1 की जो दोनों कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं वो इक्वल्स टू क्या होगा? उस गुड 1 की जो टोटल इंडोमेंट है, यानी दोनों कंज्यूमर के पास जो जितना जितना अमाउंट अवेलेबल है दोनों को ऐड करेंगे। मीन्स एक तरीके से सप्लाई है। तो ये हमारी जो टोटल इंडोमेंट अवेलेबल है, सप्लाई है, और ये जो डिमांड कर रहे हैं दोनों कंज्यूमर वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है? चलो वैल्यू डालते हैं। XA1, तो XA1 की वैल्यू क्या निकाली थी देखते हैं। ये दिख रहा है, ये थी x, ये रहा XA1 x1a वैल्यू ये रही। तो पुट करते हैं इसमें तो क्या है वैल्यू? 5/3 प्लस का 10/3 P2 P1। बच्चे इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो ये रही, क्या है? 20/3 प्लस का 10 P2 P1 इक्वल्स टू इंडोमेंट ए की। तो देखो क्वेश्चन में देखते हैं, ये दिख रहा है इंडोमेंट ए गुड की। तो 5 + 10 कितना हुआ? 15। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5 + 10। यहाँ तक बात समझ में आती है? ओके। अब देखो इसे सॉल्व करो। तो देखो ये सिंगल है, ये सिंगल है, तो 10 + 5 15 25 हो गया। 25/3 प्लस ये 10 + 10, तो लेकिन ये तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 40/3 P2 P1 इक्वल्स टू 15। ये चीज़ें समझ में आ गई। ये भी इसको और सॉल्व करते हैं। देखो तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर 40/3 P2 P1 इक्वल्स टू 15 - 25/3, यानी मैं इसको, यानी ये इधर प्लस का है तो इधर माइनस ले गई।
अब इसे सॉल्व करो। तो 40/3 P2 P1 कितना आएगा? 45 में से 25 करोगे तो आएगा 20/3। अब P2 P1 की जो वैल्यू आएगी 20/3 मल्टीप्लाई 3 और ये 40, क्योंकि डिनोमिनेटर है तो न्यूमरेटर और ये न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर। तो P2 और P1 मेरा बेसिकली कितना आया? 2। ये गड़बड़ हो गई शायद, नहीं ठीक है, ये 1 2, तो ये आया 1/2। अगर मैं बोलूँ P1 और P2 तो ये आएगा 2। ये मैं प्राइस रेशो निकाल दिया मैंने। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पहले क्या पूछा था? कैलकुलेट द ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशो। तो ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशो क्या आ गया हमारा? ये रहा ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशो। अगर हमने ऑप्टिमल प्रोडक्ट प्राइस रेशो निकाल लिया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे ऑप्टिमल क्वांटिटीज़। ओके, तो देखो X1 जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये क्या था? 5/3 एंड 10 3 P2 P1। इसको सॉल्व करो। 5/3 प्लस 10/3 P2 P1 कितना है? 1/2, तो इक्वल्स टू 5/3 प्लस का 10/6। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10/3। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब देखो इसी तरीके से X1B का क्या था? वो था 20/3 प्लस 10 P2 P1। पुट करो वैल्यू, 10 मल्टीप्लाई में 1/2, तो ये कितना आ गया? ये सॉल्व करोगे तो आएगा, कट करो 5, तो ये आएगा हमारा 35/3। अब एक चीज़ नोट करो, देखो X1 एंड ये X1, यानी ये हमारी वैल्यू है, ये मैं बोल सकती हूँ समेशन ऑफ X1, यानी जो X1 की डिमांड है कितनी है? X1 की दोनों कंज्यूमर की डिमांड जो इतनी है वो इक्वल्स टू आना चाहिए मेरे इंडोमेंट 1 की। अब वो कितनी है? 15। गुड, ए की इंडोमेंट कितनी है? 15 है, यहाँ पर कराया था ये रही। और इन दोनों कॉमोडिटी का मीन्स हमारी जो डिमांड है वो सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे हम सॉल्व करते हैं। कॉमोडिटी 2 फॉर कंज्यूमर ए, ये है 2XA P1 P2। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 10/3 X1 की वैल्यू ये रही 10/3 मल्टीप्लाई में P1 P2 कितनी है? 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 40/3। सेम ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ बी के लिए, तो ये था X1B डिवाइड बाई 2 P1 P2। तो X2 देखो इसकी वैल्यू कितनी है? 35। तो ये तो 1 बाय, पहले ये करो, ये 2 यानी 1/2। एक्स की वैल्यू कितनी है? 35/3 और P1 P2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 2 से 2 काट दूँ मैं तो क्या आ गया? 35/3। बच्चे देखो ये जो हमारा ये है इसका मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये समेशन ऑफ X2 का जो डिमांड है वो इक्वल्स टू समेशन ऑफ 2 का इंडोमेंट होना चाहिए। तो देखते हैं इंडोमेंट कितनी है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, इंडोमेंट कितनी है? 10 + 15 25। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। 43, ये 40 डिवाइड बाई 3 प्लस 35/3 सॉल्व करो, ये कितना आएगा? ये आएगा आपका 75/3। 3 2 जा 3 5 जा 25 आ गया, यानी डिमांड इक्वल्स टू हमारे इंडोमेंट आता है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है? तो यहाँ तक हमने क्या निकाल दिया? ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड 1 फॉर कंज्यूमर ए, ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड 1 फॉर कंज्यूमर बी, एंड ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड 2
फॉर कंज्यूमर ए एंड ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ गुड टू फॉर कंज्यूमर बी। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, ये प्राइस रेशो निकल गया हमारा। अब देखो, अब हमें निकालना है द ऑप्टिमल क्वांटिटीज डिमांडेड, ऑप्टिमल क्वांटिटीज डिमांडेड, ठीक है। या ऑप्टिमल क्वांटिटी, या फिर यहाँ पर आगे लिख लो विद द ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब जितना ऑप्टिमल क्वांटिटी डिमांडेड है उस केस में द ऑप्टिमल यूटिलिटी कितनी होगी इन द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है एक दूसरे को उन्होंने एक्सचेंज किया है, जनरल इक्विलिब्रियम बिकम। अब यहाँ पर हम यूटिलिटी ऑफ ए की निकालते हैं। यूटिलिटी ए की क्या थी हमारी, ये थी। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर इसमें हम इंडोमेंट की क्वांटिटी डालते हैं तो यूटिलिटी कितनी आएगी, और अगर हम ऑप्टिमल जो हमने क्वांटिटी डिमांड करी थी तो उसकी वैल्यू कितनी आती है। तो यहाँ तक बात समझ में आती है। तो चलो अभी इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऑप्टिमल क्वांटिटीज़ कितनी है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आती है।